अपनी शुरुआती घबराहट के बाद कुई टोंग भी शांत हो गई। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं माना जाता था, लेकिन उसके पास काफ़ी अनुभव था। बात बस इतनी थी कि उसे अचानक बिना श्रृंगार के देख लिया गया था और वह घबरा गई थी। हालांकि बिना श्रृंगार के देखा जाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इसके अलावा वह बिना श्रृंगार के भी अच्छी दिखती थी। और तो और निशा शर्मा द्वारा दी गई मुहासों की क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद उसका चेहरा पहले से ही ज़्यादा चिकना और खूबसूरत हो गया था। ये सोचकर वह जीत की खुशी में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ये छोटी राजकुमारी कोई टोंग नहीं है, है ना? वह इतनी मजाकिया क्यों लग रही है? थोड़ी सी पगली। मुझे मेरी टोंग दीदी वापस कर दो। हे भगवान, ये बहुत मज़ेदार है। प्रशंसक भी अचानक हुए इस बदलाव से हैरान थे। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वे यहाँ कोई टोंग को देखेंगे, और न ही वे जानते थे कि कैमरे के पीछे कोई टोंग कैसी थी। हर किसी के मन में कोई टोंग मनमौजी और नाजुक छोटी मालकिन थी, उस तरह की जिसे भारी प्रचार के बावजूद प्रसिद्धि नहीं मिल सकती थी। जब भी वह कैमरे के सामने आती थी तो वह बहुत गर्व से भरी होती थी और उसका श्रृंगार बेदाग होता था। आज वह बिना श्रृंगार के कैमरे पर आई थी। इसके अलावा उसका स्वभाव कैमरे पर दिखने वाले स्वभाव से बहुत अलग था। यह एक बहुत बड़ा अंतर था। कुई टोंग ने प्रसारण वाले कमरे में टिप्पणियों और हंसी को देखा, अपना मुंह सिकोड़ा और गर्व से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मजाकिया? मैं एक महान सुंदरी हूँ, ठीक है, एक महान सुंदरी की छवि नहीं टूटनी चाहिए। हर कोई लगभग खांसने लगा। वह इतनी स्पष्टवादी थी, क्या ये सच में अच्छा था? कुई टोंग का दल हर तरह के प्रेस बयान भेज रहा था, इसलिए हर कोई जानता था कि वह मनोरंजन उद्योग में शीर्ष सुंदरी की छवि बनाना चाहती थी। हालांकि वह इतनी स्पष्टवादी थी कि उसने सच में हर किसी को हैरान कर दिया। उसके ऐसा कहने के बाद बहुत से लोगों ने उसके बारे में अपनी राय बदल दी। पहले उन्हें लगता था कि वह बस एक चिड़चिड़ी और मनमौजी राजकुमारी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजाकिया और हंसमुख होगी। टिप्पणी अनुभाग अब उत्साह से भरा था। टोंग दीदी, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, आप या गुओ लिंगशु? आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, आप या फलां फलां? फलाने की तुलना में? एक ही तरह की टिप्पणियां करने वाले सभी लोगों को देखकर कुई टोंग गुनगुनाई और भद्दे तरीके से अपनी आंखें घुमाईं, मुझे पता था कि तुम लोग बहुत दुष्ट हो। इस तरह का सवाल चाहे कोई भी पूछे आसानी से एक जाल हो सकता है। हालांकि कुई टोंग निडर थी और उसने फिर भी जवाब दिया, मेरी नज़र में मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि गर्व से अपनी ठुड्डी उठाने वाली उसकी तस्वीर को शब्दों के साथ एक चित्र संदेश में बदल दिया जाएगा, मैं सबसे खूबसूरत हूँ चित्र। ये चित्र संदेश फिर हर जगह दोबारा भेजा जाएगा, और इसके बाद उसने अपना खुद का चित्र संदेश भेजा, जिसने वास्तव में उसके बारे में लोगों की राय बदल दी और उसे बहुत सारे प्रशंसक दिलाए। अब वर्तमान सीधे प्रसारण पर वापस आते हैं। नाराज होने के बजाय कुई टोंग के जवाब ने प्रशंसकों को हंसा दिया। पहले जब भी वह कैमरे पर आती थी तो ऐसा लगता था कि उसकी नज़रें हमेशा आसमान की तरफ होती थीं, जो बहुत अप्रिय लगता था। अब थोड़ा सा ऐसा आत्मसंतोष काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, आप या निशा दीदी? किसी ने मुसीबत बढ़ाना जारी रखा और हर किसी ने यही सवाल पूछा। कुई टोंग ने इस पर एक नज़र डाली, बेशक निशा दीदी ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसने निशा शर्मा को अपनी तरफ खींचा और दोनों कैमरे पर आमने सामने आ गईं। देखो दोस्तों, कौन ज़्यादा खूबसूरत है? ऐसा कहने के बाद उसने आह भरी, मुझे लग रहा है कि मैं हार गई हूँ। अब मैं चेहरे की रूप बदलने वाली शल्य चिकित्सा करवाना चाहती हूँ। हा 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 हा, हंसी से लोटपोट, हा 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 हा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुई टोंग अपना ही मजाक उड़ाएगी, और तुरंत ही सीधा प्रसारण हंसी से भर गया। गिरते पंखों की धूल ने एक हवाई जहाज का उपहार दिया। वाह, एक हवाई जहाज! कुई टोंग हैरान थी। यह क्या है? गिरते पंखों की धूल की तरफ से हवाई जहाज के लिए धन्यवाद, निशा शर्मा ने तुरंत कहा। निशा शर्मा से जानकारी मिलने के बाद कुई टोंग को एहसास हुआ कि सीधे प्रसारण में इनाम भी मिल सकते हैं। वह इस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? निशा शर्मा ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, ऐसा लगता है कि एक की कीमत 5,000 है। वहाँ कुई टोंग का मुंह अविश्वास से खुला का खुला रह गया। इतना महंगा? प्रशंसक पहले तो दंग रह गए और फिर उसकी बात पर उन्हें हंसी आ गई। उसमें ये कहने की हिम्मत थी कि यह महंगा है। वह लाड़ प्यार में पली बड़ी एक अमीर लड़की थी। उसने जो कपड़े पहने थे और जो बैग वह लेकर चलती थी, वे सभी कम से कम 5 अंकों की कीमत वाले थे। इसके अलावा वह अपने कपड़े लगभग कभी दोबारा नहीं पहनती थी। ऐसी राजकुमारी को लगा कि यह इनाम महंगा है। गिरते पंखों की धूल, तुम बहुत अमीर हो, कुई टोंग ने बार बार कहा। याद दिलाए जाने के बाद प्रसारण वाले कमरे में अचानक बहुत सारे इनाम आने लगे। आतिशबाजी, साइकिलें, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, नौकाएं, सब कुछ पर्दे पर तेज़ी से गुजरने लगा।
वहाँ कुईटोंग के चेहरे पर शहर में पहली बार आए किसी देहाती इंसान जैसा भाव था। क्या हमें इसके लिए पैसे मिल सकते हैं? हाँ, निशा शर्मा ने सिर हिलाया, लेकिन चूंकि हमने किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा केवल 30% ही मिल सकता है। और अगर हम जुड़ जाते हैं तो? कुईटोंग ने तुरंत पूछा। जो प्रस्तोता जुड़ जाते हैं उन्हें 50% मिलना चाहिए। इतना कम? कुईटोंग तुरंत निराश हो गई। मंच को चलाने का भी तो खर्च होता है। निशा शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसके माथे पर एक हल्की सी चपत लगा दी। कुईटोंग ने अपना माथा पकड़ लिया और खींचते हुए उसे घूरा। मुझे लग रहा है कि मुझे इन दोनों से प्यार हो जाएगा। माँ, ये जोड़ी कितनी प्यारी है। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ असली चीज़ देख ली है। सीधे प्रसारण वाले कमरे में ऐसी अजीबोगरीब टिप्पणियां उभरकर सामने आईं, लेकिन वे जल्द ही नई टिप्पणियों से बदल गईं। उन दोनों के कुछ और देर बात करने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वे उनके दोनों प्रबंधक थे। प्रबंधकों को उम्मीद नहीं थी कि वे अचानक सीधा प्रसारण शुरू कर देंगी। अगर उन्होंने इंटरनेट पर ये तस्वीरें नहीं देखी होती तो वे अभी भी अंधेरे में ही होते। अपने प्रबंधकों द्वारा सचेत किए जाने पर उन दोनों को सभी से अलविदा कहना पड़ा। प्रशंसक बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। आखिरकार ये पहली बार था जब वे अपनी आदर्श अभिनेत्रियों के इतने करीब थे। लोग ज़मीन से जुड़ी इन आदर्श अभिनेत्रियों को जाने नहीं देना चाहते थे। मत जाओ जैसी टिप्पणियों से भरे अनुभाग को देखकर निशा शर्मा केवल इतना कह सकी, जब मैं खाली होऊंगी तो मैं फिर से सीधा प्रसारण करने आऊंगी। मैं भी आऊंगी, कुईटोंग ने बात जोड़ते हुए कहा। खैर, अब अलविदा कहना होगा। अलविदा। अलविदा। सीधे प्रसारण से बाहर निकलने के बाद निशा शर्मा ने राहत की सांस ली। इस बार सीधा प्रसारण काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि कुईटोंग भी आ गई थी, लेकिन इसका असर और भी बेहतर हुआ। शुरुआत में वहां केवल उसके अपने प्रशंसक थे, लेकिन कुईटोंग के जुड़ने के कारण प्रशंसकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। कुछ उत्सुक राहगीर भी अंदर आ गए थे। जो राहगीर आए थे वे आकर्षित हो गए और वहीं रुक गए। उसके प्रसारण के बाद दर्शक अन्य लोगों के प्रसारण देखने जा सकते थे। ये काफ़ी अच्छा रहा। कुईटोंग ने अपना चेहरा छुआ और शुक्र मनाते हुए कहा, खुशकिस्मती से मेरे चेहरे के सारे मुहासे गायब हो गए हैं, वरना ये बहुत शर्मिंदगी की बात होती। निशा शर्मा ने उसे एक ऐसे भाव से देखा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए थी, है ना? कुईटोंग की बनी बनाई छवि आज लगभग टूट ही गई थी। हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम इसने लोगों को उसका असली रूप देखने का मौका तो दिया। अभी आई टिप्पणियों से ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसके प्रति काफ़ी दोस्ताना था। दोनों प्रबंधक उलझन भरे भावों के साथ अंदर आए। तुमने अचानक ये सीधा प्रसारण क्यों किया? सीधे प्रसारण के साथ यह प्रशांत का पहला वास्ता नहीं था। आखिरकार रेडियो और टीवी पर भी सीधे प्रसारण वाले कार्यक्रम होते थे। हालांकि फ़ोन पर सीधा प्रसारण करना वैसा बिल्कुल नहीं था। मैंने बस यह नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, इसलिए मैंने इसे आजमाया। निशा शर्मा बहुत मासूम लग रही थी। वह सीधे तौर पर यह तो नहीं कह सकती थी कि यह उसका अपना व्यवसाय है ना? हर प्रबंधक कंपनी का यह नियम था कि कलाकारों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी, और निजी तौर पर विज्ञापन लेने की तो बिल्कुल भी नहीं। बेशक यहाँ हेरफेर की गुंजाइश थी। निशा शर्मा ने जो किया वह कोई विज्ञापन नहीं था। उसने अंततः कोई विज्ञापन नहीं किया और उसे कोई भुगतान भी नहीं मिला, इसलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आलोचना ही कर सकती थी। इसके अलावा निशा शर्मा ने इस सीधे प्रसारण में कोई परेशानी खड़ी नहीं की, और कुईटोंग भी वहाँ थी। उन्हें अच्छी लोकप्रियता और प्रतिक्रियाएं मिलीं, इसलिए कंपनी स्वाभाविक रूप से उसे दंडित नहीं कर सकती थी। हालांकि इस समय जिसे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वह गॉड लुओ का प्रसारण टीवी था। अगर निशा शर्मा का प्रदर्शन न होता तो इस सीधा प्रसारण करने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में कौन जानता? इसके धीरे धीरे लोकप्रिय होने में थोड़ा समय लगता। इस सीधे प्रसारण के बाद लोगों को पता चल गया कि अब अपने चहेते सितारों से करीब से बातचीत करने के लिए सीधे प्रसारण के साधन मौजूद हैं। कुछ प्रशंसकों ने पहले ही इंटरनेट पर इसके लिए अपील की थी, इस उम्मीद में कि उनके अपने चहेते सितारे भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सीखें, जिससे सभी को फ़ायदा हो। खासकर तब जब आपके अपने चहेते सितारे कुछ समय से नज़रों से ओझल हों। आप उनके सीधे प्रसारण वाले कमरे में लंबे समय तक रहने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर वे उन्हें बस खाते और सोते हुए भी देखें तो भी प्रशंसक उन्हें दिन भर देख सकते थे। इस सॉफ्टवेयर में दोबारा चलाने की सुविधा भी थी। बहुत से लोग इसे फिर से देखने गए और ये देखकर हैरान रह गए कि निशा शर्मा का बिना श्रृंगार वाला चेहरा बहुत खूबसूरत था और कुईटोंग काफ़ी मजाकिया थी। कुईटोंग के चित्र संदेशों का समूह इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से फैल गया था, जिससे हंसी का फव्वारा फूट पड़ा था। कुईटोंग अपने चित्र संदेशों के समूह को देखकर उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा होना चाहिए या खुश।
अंततः हर किसी को हंसते हुए देखकर उसने अपनी जांघों पर हाथ मारा और खुद ही एक चित्र संदेश भेज दिया। प्रशंसक उसके ब्लॉग का संदेश देखकर दंग रह गए और फिर उसके चित्र संदेशों के समूह से उनका बहुत मनोरंजन हुआ। जल्द ही इस ब्लॉग संदेश को दोबारा साझा किया गया, जिससे बड़ी संख्या में दर्शक आए और मजाक होने लगे। इस सीधे प्रसारण की वजह से निशा शर्मा और कुई टोंग दोनों के प्रशंसकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों कंपनियां इस घटनाक्रम को देखकर उलझन में थीं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। किसने सोचा होगा कि इस तरह का सीधा प्रसारण, जो अचानक कहीं से आ गया, इन दोनों को इतनी लोकप्रियता दिलाएगा। हालांकि वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि ऐसे अच्छे मौके को कैसे भुनाना है। सीधा प्रसारण अपने सभी कलाकारों को सीधा प्रसारण करने के लिए कहें। यहाँ तक कि तांग लुओ भी इस घटनाक्रम से दंग थी। ये भी उसकी उम्मीद से परे था। उसने शुरुआत में सोचा था कि सीधे प्रसारण वाले मंच को पटरी पर आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि इसे आए हुए केवल 2 दिन हुए थे और यह पहले ही इतना लोकप्रिय हो गया था। हालांकि ये सब निशा शर्मा और कुई टोंग की वजह से हुआ था। अगर उनके मशहूर होने का प्रभाव न होता तो इस नई चीज़ को हर किसी के द्वारा इतनी जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। चूंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से तांग लुओ को इस मौके को मजबूती से पकड़ना था। निशा शर्मा के साथ इस पर चर्चा करने के बाद उसने गॉड लुओ के प्रसारण टीवी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हैसियत से एसवाई मनोरंजन के साथ साझेदारी की और कलाकारों के लिए सीधे प्रसारण की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। इस बीच नी जेहाई के दल ने भी अगले दिन सीधा प्रसारण करने के लिए गॉड लुओ के प्रसारण टीवी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। नी जेहाई ने पहले सीधा प्रसारण करने का वादा किया था, बस समय को थोड़ा पीछे धकेला जाना था। हालांकि निशा शर्मा और कुई टोंग का सीधा प्रसारण देखने के बाद कंपनी ने तुरंत समय को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस बार नी जेहाई ने अपने ब्लॉग पर सीधे प्रसारण के समय को लेकर उत्सुकता बढ़ाई, जिससे प्रशंसक तुरंत खुशी से झूम उठे। उनके चहेते सितारे सीधा प्रसारण करने वाले थे। पलक झपकते ही प्रशंसक खुशी से फूले नहीं समाये और उनमें से कई लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया और नी जेहाई के सीधे प्रसारण का इंतजार करने लगे। डाउनलोड की संख्या में वृद्धि को देखकर और फिर सदस्यता लेने वाले प्रशंसकों के भारी उछाल को देखकर तांग लुओ खुशी से झूम उठी। चूंकि निशा शर्मा अभी बालिग नहीं हुई थी, इसलिए गॉड लुओ का प्रसारण टीवी तांग लुओ के नाम पर था। जब वह बालिग हो जाएगी तो हिस्सेदारी बांटने के लिए एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। गॉड लुओ के प्रसारण टीवी की अपार सफलता के कारण तांग लुओ इन दिनों काफ़ी व्यस्त थी। हर दिन विद्यालय के अलावा उसे संस्थान के मामलों को भी संभालना पड़ता था। सौभाग्य से उसने पहले ही अच्छी तैयारी कर ली थी और शुरुआत में ही कई कर्मचारियों को काम पर रख लिया था, वरना अब तक वह काम के बोझ तले दब गई होती। इसके अलावा निशा शर्मा अब जैद सिटी में फिल्मांकन कर रही थी और उसके पास इन सभी चीज़ों को संभालने का समय नहीं था, इसलिए सारा काम तांग लुओ के सिर पर आ गया था। शनिवार तक निशा शर्मा आखिरकार वापस आ गई। उसे 10 लाख की बुद्धिमत्ता और साहस के अंतिम भाग के सीधे प्रसारण के लिए वापस आना ही था। निशा शर्मा इतनी व्यस्त थी कि उन दोनों को मिलने का समय ही नहीं मिला। शुरुआत में तांग लुओ निशा शर्मा का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर जाना चाहती थी। इसके बजाय उसे मो बोनान से एक बुलावा मिला। मैं तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ, तांग लुओ ने हैरान चेहरे के साथ अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, मो बोनान ने सिर हिलाया। कुछ ही दिनों में मेरी माँ का जन्मदिन है, क्या तुमने कोई उपहार तैयार किया है? मो बोनान के याद दिलाने पर तांग लुओ को आखिरकार याद आ गया। उसकी माँ का जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में था और वह सच में उपहार तैयार करना भूल गई थी। मैं इसे तैयार कर रही हूँ। हालांकि उसने कोई उपहार तैयार नहीं किया था, फिर भी तांग लुओ आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी शर्मिंदगी नहीं थी। मो बोनान ने उसे संदेह की दृष्टि से ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने क्या तैयार किया है? मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, तांग लुओ ने अपना सिर हिलाया। खैर, समय आने पर तुम खुद ही देख लेना। दूसरे शब्दों में उसने पहले ही उपहार तैयार कर लिया था, इसलिए बाहर जाकर इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मो बोनान नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। तो फिर तुम इसे चुनने में मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ चल सकती हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं। तांग लुओ के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये चाल चलेगा। नहीं चलोगी? मो बोनान ने उस पर थोड़ा दबाव डालते हुए उसे घूरा। ठीक है, तांग लुओ ने आखिरकार हामी भर दी। चूंकि मो बोनान ने पूछा था तो वह भला कैसे मना कर सकती थी। उन दोनों ने नाश्ता करने और कुछ देर आराम करने के बाद गाड़ी से अपनी यात्रा शुरू की और सबसे बड़े और शानदार खरीदारी केंद्र की ओर चल पड़े। मो परिवार बहुत अमीर था और मो बोनान की माँ जो भी चाहती थी वह उनके पास था, इसलिए चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उपहार उनके दिल की भावनाओं को दर्शाते थे।
हालांकि इसी वजह से हर साल उपहार खरीदना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तांग लुओ मो बोनान के पीछे पीछे चलती रही और वे कुछ देर तक खरीदारी केंद्र की सबसे महंगी दुकानों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त उपहार नहीं मिला। आधा दिन चलने के बाद मो बोनान ने थोड़ी थकी हुई तांग लुओ की ओर देखा और पूछा, क्या ख्याल है, पहले बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ लें? ठीक है, तांग लुओ ने तुरंत हामी में सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मो बोनान को इस साल अचानक खुद बाहर आकर उपहार खरीदने का विचार कैसे आया। पिछले सालों में वह हमेशा अपने सचिव से इसे तैयार करवाता था। उसका समय बहुत कीमती था, उसके हर एक पल की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वह अपना समय खरीदारी करने में क्यों बर्बाद करेगा? मो बोनान ने आज बहुत ही सामान्य कपड़े पहने हुए थे। वह युवा और आकर्षक लग रहा था, उतना गंभीर नहीं जितना वह औपचारिक कपड़े पहनने पर लगता था। अपने चौड़े कंधों, पतली कमर और लंबी टांगों के साथ उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे जैसे वह चल रहा था, वह लगभग लड़कियों की ओर से आने वाली दीवानी नज़रों में डूब सा गया था। हालांकि तांग लुओ का आकर्षण भी कम नहीं था। उन दोनों की लंबाई में लगभग आधे सिर का अंतर था और यह अंतर साफ दिखाई दे रहा था। एक लंबा, आकर्षक और परिपक्व आदमी और एक दुबला पतला, छरहरा और सुरुचिपूर्ण किशोर जब साथ चल रहे थे तो उन्होंने लड़कियों की बहुत सी नज़रों को आकर्षित किया। उन दोनों को एक मंजिल के पास एक शांत कॉफ़ी की दुकान मिली। वे बैठ गए और पीने के लिए कुछ मंगवाया। पेय पदार्थ जल्दी ही आ गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पी पाते, एक हैरान कर देने वाली आवाज़ गूंज उठी। श्रीमान मो। जब दोनों ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उन्होंने एक आदमी और एक लड़की को जल्दबाजी में आते हुए देखा। आदमी अपनी उम्र के 40वें पड़ाव में था और उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था, लेकिन उसके नैन नक्श अभी भी अच्छे थे। उसके बगल में खड़ी लड़की एक किशोरी थी जिसकी उम्र लगभग तांग लुओ के बराबर थी और उसकी शक्ल उस आदमी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। वह काफ़ी खूबसूरत थी। वे दोनों पास आए और उस आदमी ने उत्साह से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अरे, मुझे यहाँ श्रीमान मो से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मो बोनान खड़े हुए, उनके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो आप श्रीमान युआन हैं? क्या संयोग है? श्रीमान युआन ने मो बोनान का हाथ पकड़ा और खुशी से हाथ मिलाया। क्या श्रीमान मो आज खरीदारी केंद्र का निरीक्षण करने आए हैं? मो परिवार इस खरीदारी केंद्र के हिस्सेदारों में से एक था, इसलिए उनका यहाँ निरीक्षण करने के लिए निजी दौरे पर आना सामान्य बात थी। मो बोनान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने भाई को घुमाने लाया हूँ। ओह, श्रीमान मो के भाई। श्रीमान युआन ने तांग लुओ की ओर देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। नमस्ते, नमस्ते। सामने वाला व्यक्ति इतना उत्साहित था कि तांग लुओ ने भी उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी। नमस्ते, मैं आप लोगों का परिचय कराना तो भूल ही गया, यह मेरी बेटी युआन सिमिंग है। इधर आओ, मेंग मेंग। ये श्रीमान मो हैं और ये श्रीमान मो के भाई हैं। मुझे बस तांग लुओ कहिए। ओह, तांग लुओ। श्रीमान युआन हंसे। तुम्हारी उम्र क्या है, तांग लुओ? 18 साल। अरे, क्या संयोग है, मेंग मेंग भी इस साल 18 की हो गई है। श्रीमान युआन बहुत ही स्नेह से पेश आ रहे थे। तुम्हारा जन्म किस महीने में हुआ था? युआन सिमिंग ने तांग लुओ की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरा जन्म फरवरी में हुआ था। हालांकि उसे लगा कि सामने वाली लड़की कुछ ज़्यादा ही घुली मिली जा रही थी, फिर भी तांग लुओ ने विनम्रता से जवाब दिया। मेरा जन्म भी फरवरी में हुआ था। वान सिमिंग और भी ज़्यादा सुखद आश्चर्य में थी। तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ था? तांग लुओ के चेहरे के भाव थोड़े कठोर हो गए। क्या ये कोई पृष्ठभूमि की जांच चल रही थी? एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने जवाब दिया, 20 तारीख को। हे भगवान, यह तो किस्मत है। युवान सिमिंग और भी हैरान थी। क्या तुम्हारा भी जन्म उसी दिन हुआ था? तांग लुओ भी हैरान थी। नहीं, मेरा जन्म 21 तारीख को हुआ था। बिल्कुल एक दिन का अंतर है। युआन सिमिंग की आंखें चमकती हुई लग रही थीं। ओह, सच में? तांग लुओ थोड़ी शर्मिंदा थी क्योंकि उसने पहले कभी किसी के साथ इस तरह के विषय पर बात नहीं की थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। युआन सिमिंग बिल्कुल भी औपचारिक नहीं थी और बहुत ही चिरपरिचित तरीके से पेश आ रही थी। क्या ऐसा है? तांग लुओ की मुस्कान कठोर हो गई। हाँ, तुम जाने पहचाने लग रहे हो। वान सिमिंग ने त्योरियां चढ़ाईं और इसके बारे में सोचा, फिर अचानक उसे याद आया और उसने ताली बजाई। बिल्कुल सही, अब मुझे याद आया, मैंने तुम्हें अपने जन्मदिन पर देखा था। उस खास दिन की वजह से ही उसके दिमाग में ये गहरी छाप छूट गई थी। अब तांग लुओ उलझन में थी। तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर देखा था। उसे कभी याद नहीं था कि उन दोनों का पहले कभी आमना सामना हुआ था। युआन सिमिंग ने सिर हिलाया। वह बहुत पक्के तौर पर कह रही थी, मेरे जन्मदिन की दावत बिंदु होटल में रखी गई थी, मैंने तुम्हें उस दिन वहीं देखा था। तांग लुओ का दिल दहल गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं। तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। युआन सिमिंग ने निश्चितता के साथ अपना सिर हिलाया।
मुझे याद है कि उस दिन जब मैं लिफ्ट में गई थी तब तुम भी उसमें थे और तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। युआन सिमिंग को साफ साफ याद था। आखिरकार तांग लुओ काफी आकर्षक था। ऐसा आकर्षक नौजवान जिसके चेहरे का रंग कुछ उतरा हुआ था, भला वह उसे कैसे याद नहीं रखती। तुम 21 तारीख को बिंदु होटल में भी थे? मोबोनान ने अचानक पूछा। तांग लुओ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचने वाला चेहरा बनाया, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई है। मैं उस दिन मनोरंजन पार्क में अपने सहपाठियों से मिला था। भला मैं बिंदु होटल में कैसे हो सकता था? तांग लुओ इतनी आश्वस्त थी कि उसने अंततः युआन सिमिंग को अपनी याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। सच में तो फिर मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। क्षमा करना। कोई बात नहीं, तांग लुओ हंसी। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनकी शक्लें मिलती जुलती हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति मेरे जैसा ही दिखता हो, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई। शायद। युआन सिमिंग थोड़ी शर्मिंदा थी, हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वैसे क्या तुम्हारी भी हाई स्कूल की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं? नहीं, मैं अगले सत्र तक वरिष्ठ कक्षा में नहीं हूँ। मैंने उससे पहले एक अतिरिक्त वर्ष की पढ़ाई की थी। ओह, ठीक है। तुम अभी कहाँ पढ़ रहे हो? चिंगये हाई स्कूल। चिंगये हाई स्कूल में मेरे भी दोस्त हैं। वह अव्वल दर्जे के छात्रों की जगह है। तुम भी पक्का एक अव्वल दर्जे के छात्र होगे। मैं ठीक ठाक हूँ। मोबोनान ने दोनों लोगों को आपस में बातचीत करते देखा और उसका मिजाज थोड़ा खराब हो गया। श्रीमान युआन ने अपनी बेटी और तांग लुओ को बातचीत करते देखा और खुशी से मुस्कुराए। अरे, हमारी मिंग मिंग को बस दोस्त बनाना पसंद है। युवाओं के साथ बातचीत का एक समान विषय होता है, जबकि हमारा उनके साथ पीढ़ियों का अंतर होता है। ज्यादा युवा नहीं रहे। मोबोनान के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अगर आप इस कहावत को माने कि हर 3 साल में पीढ़ियों का अंतर आ जाता है, तो वास्तव में उसके और तांग लुओ के बीच एक बहुत गहरा और लंबा पीढ़ियों का अंतर था। हालांकि वह भी तो एक युवा ही था। जैसे ही उसने दोनों युवाओं को इतने उत्साह से बातचीत करते सुना, मोबोनान का चेहरा गंभीर हो गया और वह भूल गया कि युआन सिमिंग ने अभी क्या कहा था। खुशकिस्मती से तांग लुओ ने अपना आपा नहीं खोया था। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने जल्दी से एक बहाना ढूंढा। हमें आज और भी काम करने हैं। ओह हाँ, हमें भी तो खरीदारी करने जाना है, युआन सिमिंग ने भी कहा। तो फिर ऐसा करते हैं, चलो एक दूसरे के संपर्क सूत्र साझा करते हैं। हालांकि तांग लुओ हिचकिचा रही थी, फिर भी उसने हामी भर दी। युआन सिमिंग ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और खुशी खुशी संपर्क सूत्र साझा किए। तो मैं वापस जाने के बाद तुमसे फिर बात करूंगी। वह बहुत खुश थी। उसे इस तरह के छरहरे और सुरुचिपूर्ण लड़के पसंद थे। जहां तक बगल में खड़े लंबे काले चेहरे वाले मोबोनान की बात थी, उसने उसे तुरंत बाहर कर दिया। वह उसकी पसंद का नहीं था। उन दोनों को संपर्क सूत्र साझा करते देख मोबोनान के आसपास का तापमान कुछ डिग्री कम हो गया। पिता पुत्री की जोड़ी के जाने के बाद ही उसने तांग लुओ की ओर देखा। तुम्हें वह बहुत पसंद आए? नहीं, तांग लुओ उलझन में थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम लोगों ने अच्छी बातचीत नहीं की? उसने मुझसे पूछा था और जाहिर है कि मुझे जवाब देना ही था। ये तो बस शिष्टाचार है। तांग लुओ बिल्कुल निर्दोष थी। मोबोनान ने उसके उलझन भरे भावों को देखा और बस अपने दिल की खींच को दबाकर रह गया। दोनों के अपने पेय पदार्थ खत्म करने के बाद उन्होंने निशब्द होकर एक दूसरे को देखा। कुछ देर आराम करने के बाद वे उठे और फिर से चलने लगे। बीच रास्ते में मोबोनान ने अचानक पूछा, क्या तुम कभी बिंदु होटल गए हो? तांग लुओ के कदम रुक गए, उसका चेहरा कठोर हो गया, फिर वह जल्दी से सामान्य हो गई और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं वहां क्यों जाऊंगा? चूंकि उसने ना कहा, इसलिए मोबोनान ने आगे नहीं पूछा। ये देखकर कि मोबोनान ने सवाल पर जोर नहीं दिया, तांग लुओ ने सावधानी से राहत की सांस ली। उसे पक्का पता नहीं चलेगा। उन दोनों ने अगले 2 घंटों तक और खरीदारी की, तब जाकर आखिरकार उन्होंने सही उपहार खरीदा। जब तक तांग लुओ घर लौटी, वह लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। शारीरिक थकान तो बस एक हिस्सा था, उसका दिमाग सबसे ज्यादा थक चुका था। उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। वह आज बाहर क्यों गई? अगर वह बाहर नहीं गई होती तो वह युआन सिमिंग से नहीं मिलती और फिर उसके राज के पकड़े जाने का खतरा नहीं होता। कुछ देर तक बिस्तर पर लोटपोट होने के बाद वह रुकी। उसने अपना फ़ोन उठाया, समय देखा और तुरंत झटके से उठकर बैठ गई। ये 10 लाख की बुद्धिमत्ता और साहस के अंतिम भाग के सीधे प्रसारण का समय था। उसने जल्दी से सीधा प्रसारण चालू किया, बिल्कुल विज्ञापनों के समय। विज्ञापनों के बाद आखिरकार मुख्य कार्यक्रम शुरू होने का समय आ गया था। 10 लाख की बुद्धिमत्ता और साहस की अंतिम प्रतियोगिता एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 2 विशेष प्रतियोगी थे, निशा शर्मा और शिया छिंगहान। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं और चर्चा का विषय थीं। दोनों ही मनोरंजन उद्योग में थीं और उनके बीच पुरानी रंजिशें और दुश्मनी थी। बात करने के लिए बहुत कुछ था।
जब कई कार्यक्रमों के पिछले भाग एक साथ दिखाए गए थे तो इससे उनके कार्यक्रम दल के लिए बहुत अधिक लोकप्रियता पैदा हुई थी। पिछले कार्यक्रम के प्रसारित होने के बाद भी कई दर्शकों के मन में संदेह था। आखिरकार निशा शर्मा के प्रदर्शन का कोई तुक नहीं बनता था, जिससे कई लोगों को कार्यक्रम दल की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा था। चूंकि उन्हें संदेह था, इसलिए वे सच का पता लगाने आए थे। इसके अलावा निशा शर्मा अब बहुत तेजी से उभर रही थी। उसकी बढ़ती लोकप्रियता कई लोगों के रास्ते रोक रही थी। ऐसे में उसके प्रशंसकों के अलावा ऐसे कई लोग थे जो उसकी असली ताकत देखना चाहते थे। अगर वह नाटक कर रही थी तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कई लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से उसे रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार अंतिम भाग के इस सीधे प्रसारण ने बहुत सारे दर्शकों को आकर्षित किया। जब उन्होंने सीधे प्रसारण की लोकप्रियता देखी तो कार्यक्रम दल खुशी से झूम उठा। जब वे इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि इसे इस तरह की लोकप्रियता मिलेगी। उनके पास पहले बहुत कम विज्ञापन थे, लेकिन अब चूंकि कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था, उनके पास कई और विज्ञापन थे जो वास्तव में बहुत शानदार था। वे थोड़े घबराए हुए भी थे। अगर निशा शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो यह उनके कार्यक्रम के नाम को सच में बर्बाद कर देगा। हालांकि कुछ शुरुआती चिंताओं के बाद वे फिर से शांत हो गए। वे कार्यक्रम के अंत में थे। अगर उनकी आलोचना हुई भी तो क्या, उन्हें वैसे भी नाम और पैसा मिल ही चुका था। अगर निशा शर्मा आज अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो केवल उसी का नुकसान होगा। जहां तक शिया छिंगहान की बात थी, उसका अनुसरण करने वाले काफ़ी लोग थे, लेकिन निशा शर्मा का समर्थन करने वाले प्रशंसकों से कोई तुलना नहीं थी। निशा शर्मा की लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि शिया छिंगहान उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। हालांकि शिया छिंगहान सबसे शक्तिशाली महिला समूह में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यह अंतिम पड़ाव नहीं था। इस समय भी 50 प्रतियोगी बाकी थीं। इतने सारे प्रतियोगियों के होने से उसे मिलने वाला ध्यान स्वाभाविक रूप से बढ़ गया था और पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नहीं था। भले ही उन्होंने अंतर्जाल पर प्रचार करने के लिए बहुत से लोगों को ढूंढ लिया था, लेकिन वे हद से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अगर वे उसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार करते तो यह नफरत करने वालों को आकर्षित करता। हर दिन समाचारों में निशा शर्मा को उसके पीछे चलने वाले प्रशंसकों के समूह के साथ देखकर शिया छिंगहान गुस्से से दांत पीस रही थी। इस बार अंतिम मुकाबले में वह निश्चित रूप से निशा शर्मा का असली रूप सबके सामने लाएगी। शिया छिंगहान के विपरीत निशा शर्मा बहुत शांत थी। वह इन दिनों बहुत व्यस्त थी। हर दिन जब वह फिल्मांकन के स्थान पर होती थी तो अन्य कलाकारों के प्रदर्शन को देखने के अलावा वह पढ़ाई करने के लिए अपने दूरभाष यंत्र और एक छोटी सी किताब का भी उपयोग करती थी। कार्यक्रम दल ने सवालों की एक सामान्य सीमा दी थी, लेकिन वे विशिष्ट विषय नहीं बताते थे, इसलिए यह प्रतियोगियों पर निर्भर था कि वे सीखें। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई शिक्षक एक मोटी किताब निकाले और कहे कि वे मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करेंगे, लेकिन पूरी किताब ही चिन्हित कर दी जाए। निशा शर्मा को सभी मुख्य बिंदुओं को लिखने में बहुत समय और मेहनत लगी। उसने एक ताजगी देने वाले अमृत का भी उपयोग किया, जिसे बनाना आसान नहीं था, ताकि वह बेहतर प्रदर्शन कर सके। अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद उसे इस प्रतियोगिता के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। 10 लाख की बुद्धिमत्ता और साहस के अंतिम मुकाबले में आपका स्वागत है। ये प्रतियोगिता। मंच संचालक चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आया और शुरुआती बातें और नियम बताने के बाद आखिरकार प्रतियोगियों का समूह सामने आया। खूबसूरत और आत्मविश्वासी निशा शर्मा को देखकर कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने सबसे जोरदार तालियां बजाईं। सोंग जियारिन, यूजिकी और अन्य लोगों ने बेताबी से अपने झंडे और पताकाएं हिलाईं। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। इस अंतिम मुकाबले में 10 प्रतियोगी थे। प्रतियोगिता का केवल एक ही हिस्सा था और वे सभी रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न थे। मज़ा बढ़ाने के लिए प्रतियोगी खिसकने वाले मार्ग पर खड़े होकर दौड़ते हुए सवालों के जवाब देंगे। दूसरे शब्दों में, इस प्रतियोगिता ने न केवल खिलाड़ियों की बुद्धिमत्ता बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति की भी परीक्षा ली। कार्यक्रम दल ने इसे इस तरह समझाया, ये वास्तव में 10 लाख की बुद्धिमत्ता और साहस था। बुद्धिमत्ता के अलावा साहस भी तो होना चाहिए। तो धावक आरामदायक जूते पहनकर मार्ग पर तैयार खड़े थे, जिसके बीच में सामने की तरफ एक बजर वाला उत्तर यंत्र था। सीधे प्रसारण वाले कमरे में हर कोई पहले से ही प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा था। कार्यक्रम दल का ये तरीका सच में पागलपन है। क्या ये प्रतियोगियों को दौड़ा दौड़ा कर थका देने का तरीका है? लेकिन मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ? मुझे लगता है कि अगर प्रतियोगी बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे तो उनका दिमाग कम काम करेगा। बढ़िया खेल है। कार्यक्रम दल मेरी सोच से भी बेहतर निकला। वे ऐसे तरकीबें कैसे सोच लेते हैं? मुझे नहीं पता कि वे ये कब तक कर पाएंगे। यहाँ बहुत से कमज़ोर छात्र हैं। क्या यह उनकी जान ले लेगा? बेशक, कार्यक्रम दल इतना भी क्रूर नहीं था। शुरुआत में खिसकने वाला मार्ग मध्यम गति पर था, जो धीरे धीरे दौड़ने के बराबर था।
अगर किसी की शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी तो वह इसे थोड़ा धीमा कर सकता था। हालांकि अगर किसी की गति धीमी होती तो उसके अंक भी उसी के अनुसार कम कर दिए जाते। धीमी गति पर प्राप्त अंक तेज गति पर प्राप्त अंकों के 1/3 भी हो सकते थे। इसलिए खिलाड़ी आखिरी पल तक अपनी गति धीमी नहीं करेंगे। उन्होंने शुरुआत में ही पर्याप्त अंक प्राप्त करने और बाद में अपनी गति धीमी करने की योजना बनाई थी। हर किसी के दिमाग में चाहे जो भी हो, मार्ग पर आने के बाद उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। कृपया पहला सवाल सुनें। इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पुराने औजार किस चीज़ से बने थे? डिंग, पत्थर। मंच संचालक के शब्दों के तुरंत बाद घंटी बजी और उसके साथ ही जवाब भी आ गया। सही जवाब। सीधे प्रसारण वाले कमरे में हर कोई तुरंत उत्साहित हो गया। वहाँ सच में पहली निशा दीदी ही है। निशा दीदी कमाल हैं। निशा दीदी बहुत बढ़िया हैं। ये तो बस पहला सवाल है, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। ओह, बस इंतज़ार करो, निशा दीदी तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारेंगी। कार्यक्रम स्थल पर अन्य प्रतियोगियों ने निशा शर्मा को और अधिक सतर्कता से देखा। शिया छिंगहान अधिक सावधान होकर दौड़ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। सवाल अभी पूछा ही गया था कि निशा शर्मा अपने लंबे पैरों से भागकर आगे आए और उसने उत्तर यंत्र छीन लिया। बाकी लोगों को तो प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला था। निशा शर्मा, जिसने सही जवाब दिया था, अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई और बिना किसी भाव परिवर्तन के दौड़ना जारी रखा। कृपया दूसरा सवाल सुनें। भगवान के जीवन को जानना किस उम्र को दर्शाता है? सवाल पूरा होने से पहले ही एक डिंग की आवाज़ सुनाई दी। 50 साल। एक मीठी आवाज़ गूंजी। यह एक बार फिर निशा शर्मा ही थी। सही जवाब। 7 खगोलीय पिंड कौन से हैं? डिंग, सूर्य, चंद्रमा, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। सही जवाब। 7 भावनाएं किसे दर्शाती हैं? डिंग, खुशी, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, घृणा और इच्छा। सही जवाब। प्रशंसक, जो कार्यक्रम स्थल पर और सीधे प्रसारण वाले कमरे में दोनों जगह थे, वे हक्के बक्के रह गए। निशा शर्मा बहुत तेज थी। मंच संचालक ने बस सवाल पूछा ही था और वह पहले ही आगे दौड़ चुकी थी। क्या रफ्तार है, क्या वह थकी नहीं? और उसके सभी जवाब सही थे। हैरानी से उबरने के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शकों ने खुशी से तालियां बजाईं। अगर उन्होंने पहले से कुछ न कहा होता तो शायद वे खड़े होकर चिल्लाने लगते। अन्य खिलाड़ियों के भाव भी देखने लायक थे। क्या निशा शर्मा ने कोई दवा ली थी? क्या वह बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ सकती थी? इसके बाद के समय में सभी ने देखा कि पूरे मैदान पर हावी होना क्या होता है। जब मंच संचालक ने सवाल पूछा ही था, तभी निशा शर्मा तुरंत आगे दौड़ी और सबसे पहले उत्तर वाली घंटी दबा दी। कुछ सवालों के बाद पूरे कार्यक्रम स्थल पर केवल मंच संचालक और उसकी आवाज़ ही गूंज रही थी। सीधे प्रसारण वाले कमरे के दर्शक हक्के बक्के रह गए। क्या बकवास, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आप दूसरों को अपना कौशल दिखाने का मौका नहीं दे सकती? निशा दीदी के प्रतिक्रिया देने की रफ्तार सच में कमाल है। ये तो बिल्कुल उनके अपने कार्यक्रम जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दौड़ उनके लिए ही तैयार की गई हो। बाकी लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं पछाड़ सकते। मैं बाकी लोगों के रोने की आवाज़ सुन सकता हूँ। पूरी रफ्तार से आगे में निशा दीदी का पिछला प्रदर्शन क्या आप सब भूल गए हैं? तब ये साफ था कि वह किसी दैत्य की तरह ताकतवर हैं। हे भगवान, क्या कार्यक्रम दल ने जानबूझकर ऐसा किया था, या तो निशा शर्मा को प्रदर्शन करने का मौका देने जैसा है? सच तो यह है कि मंच संचालक द्वारा सुने गए सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। उनमें से कुछ के जवाब सभी दे सकते थे, इसलिए अव्वल दर्जे के प्रतियोगी तो निश्चित रूप से उनका जवाब दे सकते थे। समस्या ये थी कि प्रतियोगिता की यह प्रणाली तर्कसंगत नहीं थी। ये तो जैसे निशा शर्मा के लिए ही बनाई गई थी। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। उसकी दोनों टांगें दूसरों की टांगों से कहीं ज़्यादा लंबी लग रही थीं। जब उसने एक कदम बढ़ाया तो वह सीधे आगे की तरफ भागी और बाकी धावक केवल अपनी छोटी टांगों से हाथ पैर मारते रह गए, लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सके। ये तो बस खुलेआम धौंस जमाना था। अन्य खिलाड़ियों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन निशा शर्मा अभी भी बहुत शांत और तनावमुक्त थी। उसकी शारीरिक शक्ति तो बस हद से ज़्यादा थी। अगला सवाल। कृपया सवाल सुनें। डिंग, डिंग। सही जवाब, सही जवाब। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी के चेहरे के भाव और भी उलझे हुए होते गए। प्रतियोगिता में मंच संचालक ने सवाल बहुत धीमे धीमे पढ़े। वह अन्य खिलाड़ियों को प्रतिक्रिया देने का मौका देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से निशा शर्मा ने दूसरों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। कार्यक्रम के निर्देशक और कर्मचारी भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन आखिर इस स्थिति के बारे में किसने सोचा था? उन्होंने तो इस खेल को निशा शर्मा के लिए एक विशेष कार्यक्रम में बदलने के बारे में सोचा तक नहीं था। आखिर यह विचार किसका था? निर्देशक ने अपने बड़े गंजे सिर पर थप्पड़ मारा और उदास चेहरे के साथ चारों ओर देखा।
बाकी लोग मासूम लग रहे थे। निर्देशक जी, ये तो आपने ही सुझाया था, है ना? निर्देशक ने इसके बारे में सोचा और यह सच में उसका ही विचार लग रहा था। ये बहुत शर्मनाक था। वह बस प्रतियोगियों के लिए थोड़ी सी बाधा खड़ी करने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों से अलग किया जा सके। खैर, धावकों को बाधा तो महसूस हुई, लेकिन निशा शर्मा इस दुनिया की नहीं लग रही थी। उसे बिल्कुल भी कोई बाधा महसूस नहीं हुई। अगर वह दौड़ नहीं रही होती तो हर किसी को सच में लगता कि वह समतल जमीन पर चल रही है। वरना वह इतनी तनाव मुक्त कैसे हो सकती थी? हालांकि इस समय पहले से तय किए गए नियमों को नहीं बदला जा सकता था, है ना? वे फिर से सीधे प्रसारण वाले कमरे में टिप्पणियां देखने गए, केवल ये देखने के लिए कि बढ़िया खेल की एक बार सी आ गई थी। हालांकि इस स्थिति ने भीड़ को चौंका दिया था, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि दर्शक अभी भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम देख रहे थे। आखिरकार ऐसा नज़ारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। निशा शर्मा को पूरे मैदान पर हावी होते देखना काफ़ी सनसनीखेज था। खुशकिस्मती से निशा शर्मा को 20 अंक मिलने के बाद वह आखिरकार धीमी हो गई। चीनी चित्रकला के 4 सज्जन कौन हैं? बेर, ऑर्किड, बांस और गुलदाउदी। सही जवाब। जब प्रतियोगियों में से एक ने उत्तर वाली घंटी पकड़ी और सफलतापूर्वक जवाब दिया तो वह अभी भी एक खुमारी में था। उसे सच में सवाल का जवाब देने का मौका मिल गया। वह खिलाड़ी ऐसी खुमारी में था कि वह चलना ही भूल गया और लगभग गिर ही पड़ा था। खुशकिस्मती से उसने सही समय पर प्रतिक्रिया दी और अपना शरीर सीधा कर लिया, वरना ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती। बाकी दर्शक भी उलझन में थे। पहले जब निशा शर्मा पूरे खेल को नियंत्रित कर रही थी तो हर कोई बाकी प्रतियोगियों के होने की बात ही भूल गया था। अब क्या कोई और प्रतियोगी था जिसने निशा शर्मा से पहले सवाल का जवाब दिया था? क्या ऐसा हो सकता है कि निशा शर्मा को आखिरकार ऐसा सवाल मिल गया हो जिसका जवाब वह नहीं दे सकती थी? हालांकि उस सवाल की कठिनाई का स्तर बहुत कम था। यहाँ तक कि एक माध्यमिक विद्यालय का छात्र भी इसका जवाब दे सकता था, इसलिए यह असंभव लग रहा था। क्या वह दौड़ते दौड़ते थक गई थी? हर किसी ने एक साथ निशा शर्मा की ओर देखा। खैर, उसकी रफ्तार हमेशा की तरह शांत थी और उसके चेहरे के भाव भी दबे हुए थे, यहाँ तक कि उसे ज़्यादा पसीना भी नहीं आ रहा था। उसका थकना नामुमकिन था। फिर केवल ये तथ्य कि उसकी अंतरात्मा जाग गई थी इसे समझा सकता था। इसके बाद ईमानदार निशा शर्मा ने पागलों की तरह जवाब देना बंद कर दिया। जब भी कोई आसान सवाल आता तो वह जवाब देने का मौका छोड़ देती। उसकी इस छूट के कारण अंततः बाकी लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने का मौका मिला। बस वे बहुत ही आसान सवाल थे। भले ही जवाब सही हो, लेकिन इसमें उपलब्धि की कोई खास भावना नहीं थी। इस बीच निशा शर्मा ने खास तौर पर मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए चुना। हंसी से लोटपोट ये बहुत ही क्रूर है। निशा दीदी ने ये चाल बहुत अच्छी चली, ऐसा लग रहा है जैसे बाकी लोग बेहोश होने वाले हैं। मैं बाकी लोगों के लिए रोने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, ये तो खुलेआम दादागिरी है। ये सब कैसे सवाल हैं? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है जैसे मैं मंदबुद्धि हूँ। 20 मिनट बाद कई खिलाड़ी इसे और नहीं सह पाए और उन्होंने अपनी रफ्तार को तेज चलने की गति तक कम करने के लिए कहा। हालांकि हर किसी को हैरान करते हुए निशा शर्मा की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया। उसके तनाव मुक्त चेहरे और उसके माथे पर पसीने की हल्की सी परत को देखकर किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। निशा दीदी की शारीरिक शक्ति तो बस अविश्वसनीय है। अगर हमेशा यही रफ्तार रहे तो मैं भी 1 घंटे दौड़ सकता हूँ। लेकिन रफ्तार को तेज और धीमा करना और फिर प्रतिक्रिया देने की रफ्तार और बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा लेना, ये तो बस पागलपन है। क्या आपको नहीं लगता कि कार्यक्रम दल सबसे बड़ा पागल है? कार्यक्रम दल बहुत ही खूंखार है। लोग अंतर्जाल पर अपने दोस्तों को इसके बारे में बता रहे थे और सीधे प्रसारण में प्रवेश करने वाले दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह का अजीबोगरीब खेल देखा था। क्या यह अभी भी सवालों जवाबों का कार्यक्रम था? कहीं ये कोई खेल प्रतियोगिता तो नहीं? बेशक सबसे कमाल की निशा शर्मा थी। बाकी लोग तो जैसे टूटने की कगार पर लग रहे थे, लेकिन वह इतनी तनाव मुक्त रहने में कामयाब रही। वह इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। जब तक 100 से अधिक सवाल पूछे गए तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। हर किसी ने निशा शर्मा को पहले की तरह उसी रफ्तार से दौड़ते हुए देखा और वे खामोश हो गए। धत, यह कोई इंसान नहीं है। ये शारीरिक शक्ति उसने पक्का कोई नशीली दवा ली है ना? वह कोई परग्रही है ना? जब तक खेल अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचा तब तक माइक्रोब्लॉग पर बहुत सारी बातें होने लगी थीं। निशा शर्मा इंसान नहीं है। निशा शर्मा यंत्र मानव है। निशा शर्मा की बातों का कोई तुक नहीं बनता। ये कई प्रसिद्ध खोजों और चर्चा के विषयों की सूची में छाए हुए थे। हर किसी ने इस पर क्लिक किया और एक नज़र डाली और सीधे प्रसारण वाले कमरे में गए। फिर वे सब एक साथ उसके सामने नतमस्तक होकर बाहर आए।
वह बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं थी। भला कौन 2 घंटे तक इस रफ्तार से दौड़ सकता था? अगर निशा शर्मा के चेहरे पर पसीना न होता तो हर कोई सच में उसे एक कभी न थकने वाला यंत्रमानव ही समझता। जब तक खेल खत्म हुआ और वह रुकी, तब तक हर कोई अभी भी एक खुमारी में था। क्या यह आखिरकार खत्म हो गया? अंत में निशा शर्मा ने 69 अंकों के एक खौफनाक नतीजे के साथ जीत हासिल की। बीच में रफ्तार कम होने के कारण बाकी 9 प्रतियोगियों के कुल मिलाकर 30 से भी कम अंक थे। उस रात ब्लॉग की पूरी दुनिया में 10 लाख की बुद्धिमत्ता और साहस की ही चर्चा हो रही थी।